हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस में। दोस्तों, अपन रीट की सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इन क्लासों में अपन इन ऑनलाइन क्लासेस में आपका रीट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। अपन अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम टॉपिक अपना चल रहा है। अधिगम में अपन ने काफी चीजें अपन ने देख ली थी। अधिगम के निहितार्थ अपन ने देख लिए थे। अधिगम का अर्थ अपन ने देख लिया था। अधिगम के पठार या वक्र अपन ने देख लिए थे। अधिगम की परिभाषा या अपन ने देख ली। मतलब लगभग अपना जो अधिगम का जो टॉपिक है वो आपका लगभग पूर्ण हो चुका है। अब आपका एक और टॉपिक आपके सिलेबस में एक बिंदु है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम की सिद्धांतों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब जो अपनी जो क्लासेस होने वाली बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाली है। आपको पढ़ने में मजा भी आने वाला है और आपको मजे से बहुत अच्छे से हर चीज आपको यहाँ पे समझाई जाएगी, अच्छे से याद कराई जाएगी। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं अधिगम। और अधिगम में अपन ने काफी चीजें अपन ने देख ली। अपन ने अधिगम में सामाजिक अधिगम के निहितार्थों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी। और अपन ने उसमें रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, इस प्रकार के कई टॉपिकों की या कई बिंदुओं के संबंध अपन ने बात की थी। आज की क्लास में दोस्तों जो अपन बात करने वाले हैं वो अपन अपना जो टॉपिक रहने वाला वो आपका रहने वाला है अधिगम के सिद्धांत। बच्चों, अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अधिगम की साहचर्य सिद्धांत और दूसरा अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो बच्चों, आज अपन जो शुरुआत करने वाले हैं वो अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो जिससे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला आपके अधिगम के साहचर्य का सिद्धांत, जिसे अपन एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में अपन बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है क्लास में। देखते रहिए, जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अपन जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना रहने वाला है अधिगम के सिद्धांत। सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट का लगभग लास्ट टॉपिक है अपना अधिगम की सिद्धांत। आज जो बात करेंगे अपन अधिगम के सिद्धांत, यानी कि अधिगम किस प्रकार से किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, किस प्रकार से कई अनेक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, उन सब के बारे में अपन इस बिंदु में इस टॉपिक में जानेंगे। तो बच्चों, अपन अधिगम के सिद्धांत को बेसिकली दो तरीके से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अधिगम की साहचर्य सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ठीक है। एक होता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपना करेंगे आप अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपना करेंगे आप अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत, जिन्हें एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बारे इससे संबंधित अपन पहले सिद्धांत की बात करेंगे। चलो बच्चों, हेडिंग लगाते हैं। आज का हेडिंग अपना अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांतों में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अधिगम के साहचर्य सिद्धांत पहला, या ए लिख लो इसको, ए अधिगम के साहचर्य सिद्धांत, ठीक है। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो रहने वाला अधिगम के सारी चीज साहचर्य सिद्धांतों में। जो अपना पहला जो टॉपिक रहने वाला है, पहला जो बिंदु रहने वाला है, पहला जो सिद्धांत रहने वाला है वो आपका रहने वाला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आपकी जो मनोवैज्ञानिक है, रूस के एक शरीर शास्त्री, शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक कह सकते हैं, वो है जिन्होंने पाचन क्रिया से संबंधित उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने ये सिद्धांत 1904 ईस्वी में दिया, जिनका नाम है आपका इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव। तो बच्चों, पहला सिद्धांत की अपन बात करेंगे। पहला जो सिद्धांत आपका है अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, जो आपका जो सबसे पहला जो सिद्धांत रहने वाला है आपका अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत रहने वाला है। अपन इसके उपनामों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके जो कौन से उपनाम है इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। पहला जो सिद्धांत दिया इन्होंने दिया है अनुबंधित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसे क्लासिकल थ्योरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके जो जनक है वो आईपी पावलोव है। 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया और 1904 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन तंत्र से संबंधित
इसी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो अपना जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, पहले तो ये कब दिया गया, पहले तो इसके देखेंगे अपन उपनाम। बच्चों आपके लिए हिंदी में बहुत से उपनाम हो सकते हैं, लेकिन आपके अंग्रेजी से अंग्रेजी भाषा में सिर्फ आपको एक ही शब्द, एक ही बात, एक ही नाम याद रखना पड़ेगा, वो है आपका क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों पहला सिद्धांत एक तो आपका हो गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसके उपनाम है। ठीक है, पहले सिद्धांत के उपनाम, पहले अपन इसके उपनाम लिख लेते हैं। ठीक है, उपनाम। ठीक है, उपनाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पहला शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत का सिद्धांत, और जो अपना जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादातर आपके विषय में आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला वो आपका है क्लासिकल थ्योरी। बच्चों क्लासिकल थ्योरी याद रखने से ही आपको ये सिद्धांत याद रह जाएगा। क्लासिकल थ्योरी आपके एग्जाम्स में हिंदी में इसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, हिंदी में इसके उपनाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ इसको क्या कहा जाएगा, क्लासिकल थ्योरी। ये सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो आपके थे आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव। ठीक है, 1904 में दिया था इन्होंने ये सिद्धांत। और ये कौन थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, पाचन क्रिया से संबंधित क्षेत्र से, पाचन क्रिया से संबंधित। ठीक है, इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1904 में। और इन्होंने जो ये अपना प्रयोग किया था, प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था। प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर। ठीक है, यानी कि कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग करते हुए बताया था, कुत्ते के साथ इनको अनुबंधित करके किसी कार्य को करने का इनको अलग अलग प्रयोग बताया था, और उसी के आधार पर इन्होंने बताया था कि ये जो सिद्धांत है विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसके बारे में अपन की अपनी जो आज के विषय की चर्चा रहने वाली, अपन ने बात की, अपन ने सबसे पहले बात की कि आज अपन बात करेंगे अधिगम के साहचर्य सिद्धांत। साहचर्य सिद्धांतों में अपन ने बात की अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की बात की, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की बात की, अपन ने प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत की बात की, अनुबंधित सिद्धांत की, अनुक्रिया सिद्धांत की बात की, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत की बात की, और एक क्लासिकल थ्योरी, यानी ये सारे सिद्धांतों के क्या है, उपनाम। बच्चों इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको कुछ इंपोर्टेंट थिंग्स यानी कुछ इंपोर्टेंट संकेत आपको याद रखने होंगे, जिससे ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो 3 चरण में किया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था बच्चों, कुत्ते पर प्रयोग किया था, और 3 चरण में इन्होंने प्रयोग किया था। पहले चरण में किस प्रकार से उन्होंने पहले चरण में इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को किसी कार्य से अनुबंधित किया, लेकिन उसके दूसरे चरण में उन्होंने वो क्या करता है, कुत्ता स्वाभाविक यानी खुद ही अनुक्रिया करने लग जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि कुत्ता अनुक्रिया तो करता है, लेकिन उसको पुनर्बलन नहीं दिया जाता, इसलिए वो अनुक्रिया करना कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है। तो ये सिद्धांत काफी बड़ा रहने वाला है अपना। तो ये जो सिद्धांत दिया था आपके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में दिया गया था। किसने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव ने। प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे। इस पे 3 चीजें याद रखनी है। ये सिद्धांत किसका है, सिद्धांत का नाम क्या है, क्लासिकल थ्योरी। कब दिया गया, 1904 में। किस पर प्रयोग किया गया, कुत्ते पर। ये 3 चीजें इसमें याद रखनी है। प्रयोग क्या था, किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया, इसके बारे में अपन आगे अब चर्चा करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें से अपन ने सारी चीजें लिख ली। अब इसके क्या क्या चीजें देखा, कब दिया गया था ये 1904 में। किसने दिया? आईपी पावलाव। प्रयोग किस पे है? कुत्ते पर। ये तीन चीजों की अपन ने बात कर ली। और ये आईपी पावलाव कहाँ के थे? ये रूस के थे। पाचन क्रिया से संबंधित शरीर शास्त्र थे। इन्होंने पाचन क्रिया, ये शरीर शास्त्री थे, इनको पाचन क्रिया से संबंधित इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ये चीजें अपने को, अपन ने ये चीजें देखी। अब अपन बात करेंगे बच्चों, इसके लिए कुछ संकेत अपने लाइफ में, अपने इस सिद्धांत को समझने के कुछ संकेत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन उन संकेतों के बारे में बात करते हैं। पहला जो संकेत अपन बात करेंगे, पहले जो शब्द की अपन बात करेंगे वो है आपका यूसीएस, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अननुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक। यानी कि आपके अनकंडीशनल यानी बिना अनुबंधित, यानी किसी से बंधित हुआ स्वाभाविक उद्दीपक, यानी आपके प्रति कोई क्रिया की जाएगी या आपको कोई स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे। तो ठीक है, सबसे पहला जो शब्द है आपका यूसीएस। एक तो शब्द लिखो यूसीएस, एक है आपका यूसीआर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सीएस और सीआर। ये चार शब्द याद रखने, इसके इसी चार शब्दों पे अपना ये जो सिद्धांत है ये पूरा चलने वाला है बच्चों। दूसरा जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अनकंडीशनल अन अनकंडीशनल 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 स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टिमुलस एस टी आई आई बच्चों, एस टी आई एस टी आई आर ई स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि अनकंडीशनल उद्दीपक, जिसे क्या कहेंगे अपन? स्वाभाविक। तो ये समझ, ये देखकर ये मत समझना कि इसमें अन लगा तो ये अस्वाभाविक होगा, नहीं, ये आपका स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसके आपका जो कौन सा उद्दीपक है? अनकंडीशनल उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है बच्चों? किसी प्रतिक्रिया या किसी क्रिया को करने के लिए दिया जाने वाला पुनर्बलन क्या होता है आपके लिए? उद्दीपक, ठीक है। दूसरा है आपका अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, एनएससी, एनएससी आएगा अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। दूसरा आपका कंडीशनल स्टिमुलस। तो कंडीशनल स्टिमुलस को, कंडीशनल स्टिमुलस को अपन सीएस से डिनोट करते हैं। कंडीशनल रिस्पांस स्टिमुलस को अपन किससे नोट करते हैं? डिनोट करते हैं सीएस से। सीएस का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक, उद्दीपक, ठीक है। और आपका अंतिम जो है वो आपका है कंडीशनल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया। जिसे अपन किससे डिनोट करेंगे? सीआर से। तो बच्चों, इस सिद्धांत जो, ये जो अपना जो सिद्धांत रहने वाला है, ये अपने इन चार शब्दों के ऊपर चलने वाला है। पहला आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है कि ऐसा उद्दीपक, ऐसा स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि कोई भी आपको किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई अभिप्रेरणा दी जाए, वही आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। और उस उद्दीपक को देखकर आप अनुक्रिया करते हो। जैसे मान लो आपने रीट की विज्ञप्ति देखकर आप क्या करना शुरू करते हो? रीट की तैयारी करना शुरू करते हो। तो आपने क्या किया? आप उद्दीपक को देख रहे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक को देख के आपने क्या किया?
स्वाभाविक उद्दीपक को देखने आपने क्या की, अनुक्रिया की। कौन सी अनुक्रिया की? स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी आपके स्वाभाविक, आपने स्वभाव के अनुरूप ही अनुक्रिया की कि मेरे को शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, वो आपकी स्वभाव में थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसी चीजें आती है, कई ऐसे अस्वाभाविक उद्दीपक आपके सामने आते हैं, उनको देखकर भी आप अनुक्रिया करने लग जाते हो। तो बच्चों इस सिद्धांत को समझने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो आपका कुत्ते पर इन्होंने 3 प्रकार के 3 चरणों में प्रयोग किया, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जो ये जो इनका सिद्धांत, जो पावलाव का जो प्रयोग है, इसके प्रयोग को सिद्धांत के रूप में या शिक्षा में सम्मिलित करने का श्रेय किसको जाता है? करने का श्रेय आप ही किसको जाता है? लेटर लेस्टर एंडरसन, जो पावलाव के ही शिष्य थे, जिन्होंने इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था, ठीक है। तो जो सिद्धांत किस प्रकार से, सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आप ये 4 चीजें, जो 4 शब्द मैंने बताए, एक तो यूसीएस, एक यूसीआर, एक सीएस, एक सीआर, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक, और सीआर कंडीशनल रेस्पॉन्स अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। ये 4 शब्द आप याद रखना, आपका सिद्धांत इसी पे चलने वाला है, ठीक है। इसको शिक्षा में सम्मिलित करने का श्रेय किसे जाता है? इन्हीं के शिष्य इवान पेट्रोविच पावलोव के शिष्य थे लेस्टर लेस्टर एंडरसन। उन्होंने इसको शिक्षा में प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोग करते हुए बताया, पहला जो प्रयोग किया इन्होंने, पहले प्रयोग में क्या करते हैं, पहले प्रयोग में या इसको पहला चरण लिख सकते हैं अपन। पहले चरण में क्या करता है? पहले चरण में यानी व्यक्ति का या बालक का या कुत्ते का अनुकूलन नहीं है किसी के साथ, वो अनुकूलित नहीं, यानी किसी के साथ वो बंधा हुआ नहीं है। तो पहला चरण, इस सिद्धांत का जो पहला चरण है, पहला चरण, पहले चरण में क्या होता है? पहला चरण कब का है? अनुबंधन से पूर्व, यानी कि अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का अनुबंधन नहीं हुआ है। अनुबंधन से पूर्व का चरण, अनुबंधन से पूर्व क्या होता है? कुत्ते को, एक कुत्ता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? कुत्ता है, और ये किससे बंधा हुआ है? यहाँ एक कुत्ते से बंधा हुआ है, ठीक है। पहला आपका कुत्ता है, कुत्ते के बाद क्या है आपका? अनुबंधन है। पहले अनुबंधन नहीं था, पहले कुत्ते को क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है, ठीक है। पहले चरण में क्या होता है? कुत्ते को भोजन दिया जाता है, और भोजन को देखकर कुत्ते के मन में क्या आता है? कुत्ते की क्या आएगी? लार आएगी, लार का आना, ठीक है। पहले प्रयोग में क्या किया उन्होंने? पहले प्रयोग में कुत्ते को क्या दिया? स्वाभाविक उद्दीपक। भोजन क्या है आपका? स्वाभाविक उद्दीपक, जिसे अपन यूसीएस से डिनोट करेंगे। यूसीएस भोजन आपका क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। और लार का आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि स्वभाव रूप ही वह अनुक्रिया हो रही है, ठीक है। तो अपन इसको इसे समझेंगे, जैसे कुत्ते को अपन ने बांधा, कुत्ते को अपन ने क्या दिखाया? अपने भोजन दिया, भोजन देते या भोजन दिखाया, या भोजन जब ये आए और इन्होंने कुत्ते को बांध रखा था, कुत्ते को उन्होंने क्या दिखाया? कुत्ते को इन्होंने भोजन दिया। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से क्या आने लग गई? लार। अब कुत्ते के मुंह से लार आने लग गई, इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता स्टिमुलस यानी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया कर रहा है, यानी कि कुत्ते को जब तक उसको भोजन नहीं दिया गया था, तब तक वो किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्हें भोजन दिया गया, कुत्ते को भोजन दिया गया, और भोजन देने के उपरांत कुत्ते के मुंह से लार आना स्टार्ट हो गई, या लार टपकना शुरू हो गई। तो ये तो उसका सामान्य जो स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि जब भी आपको कोई चीज उद्दीपक के रूप में दी जाती है, तो आप उसको देखकर अनुक्रिया करते हो, वो तो आपकी स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया होते हैं। पहले चरण में उन्होंने यही किया, एक सामान्य रूप से इन्होंने ट्राई किया कि हाँ भाई मैं कुत्ते को खाना दे रहा हूँ, और कुत्ते का खाना देते ही कुत्ते ने क्या किया? लार टपका, यानी कुत्ते खाना देकर लार टपकाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे चरण की। बच्चों दूसरा चरण क्या होता है? ये तो आपका पहला चरण हो गया। अब दूसरे चरण में क्या होता है बच्चों? दूसरे चरण में यही कुत्ता कुत्ता गलत बन गया बच्चों।
ये बच्चों कुत्ता, ठीक है। अब पहले चरण में उन्होंने क्या किया, पहले चरण में कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ते ने भोजन को देखते ही लार टपकाया, तो उसने क्या किया, अनुक्रिया की, कौन सी अनुक्रिया की, स्वाभाविक अनुक्रिया की, किसको देखकर, स्वाभाविक उद्दीपक को देख के। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया, इस भोजन और इस कुत्ते के बीच में भोजन और इसके बाद इसके बीच में एक और अस्वाभाविक उद्दीपक बीच में ऐड कर दिया। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या, जैसे किसी प्रकार से घंटी, उन्होंने जब प्रयोग किया तब उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, घंटी, तो इन्होंने बीच में यहाँ क्या लगा दी, घंटी लगा दी भैया, ये घंटी है, ये आपको घंटी, ठीक है, ये क्या है बच्चों, घंटी, ठीक है। फिर बीच में, यानी कि इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में, यानी इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में एक अस्वाभाविक उद्दीपक क्या, घंटी को ऐड कर दिया। फिर उनको किसने, कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया, क्या दिया बच्चों, भोजन दिया, और कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई, ठीक है, ठीक है। यानी कि इन्होंने दूसरे प्रयोग में, दूसरे सिद्धांत में, दूसरे प्रयोग में क्या किया, घंटी की आवाज, यानी कि पहले क्या किया इन्होंने, बीच में घंटी की आवाज, यानी ये घंटी है, कुत्ते को भोजन देने से पूर्व ये क्या करते हैं, कुत्ते को भोजन देने से पूर्व ये क्या बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, जो क्या है आपका सीएस। सीएस का मतलब क्या है बच्चों, अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद इस घंटी के तुरंत बाद, जस्ट तुरंत इसके घंटी के तुरंत बाद उसको क्या दे रहा है, वो खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है, ठीक है। ये क्रिया ये काफी समय तक दोहराता है। जब पहली बार ये अनुक्रिया ये क्रिया करता है तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती, कुत्ता किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ समय बाद 10-15 दिन या थोड़े समय बाद क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है और कुत्ते को भोजन दिया जाता है और लार आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे ये अनुक्रिया ये काफी समय तक दोहराता है, लेकिन थोड़े समय बाद एक ऐसा ऐसा अनुकूलन या ऐसा अनुबंधन हो जाता है कि जैसे ही मनोवैज्ञानिक ने घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार आ गई, भले ही उसको भोजन दिया गया हो या ना दिया गया, यानी कि घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह से क्या आने लग गई, लार, ठीक है। इन्होंने क्या किया, केवल इसके वजह से क्या की घंटी बीच में इसलिए बजाई ताकि उसका बच्चे का या कुत्ते का क्या हो जाए, अनुकूलन हो जाए। तो ये बार बार कुत्ते को जब भोजन देते उससे पहले क्या बजाते, घंटी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तीसरा जो चरण था, तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को, तीसरा चरण के बाद क्या होता है कि एक समय आता है, उसके बाद कुत्ता घंटी के साथ में ही घंटी की आवाज से उसके मुंह से लार आने लग जाती है। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या, तीसरे चरण में क्या है, तीसरे चरण में इनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, तीसरे चरण में इन्होंने सिर्फ क्या की, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, ठीक है, घंटी और डायरेक्ट ही लार आना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ घंटी क्या है आपका, घंटी आपके सीएस है, और जब लार का आना क्या हो गया आपका, सीआर, ठीक है। क्योंकि ये स्वाभाविक, ये तो यूसीआर, सॉरी, लार हमेशा यूसीआर ही होती है, यूसीआर, ठीक है, लार का नाम यूसीआर हुआ। इन्होंने घंटी बजाई, इसने सीएस का कार्य किया, यानी कि थोड़े समय बाद कुत्ते के अंदर क्या होता है, कुत्ता केवल घंटी की आवाज से ही लार आने लग जाती है। इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने ये प्रयोग करते हुए बताया, इन्होंने इसका प्रयोग करते हुए कहा कि पहले विद्यार्थी या किसी व्यक्ति के अंदर, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि पहला चरण जो इनका था, देखो उन्होंने क्या किया, पहले कुत्ते को घंटी, पहले क्या दिया, कुत्ते को भोजन दिया, भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक था पहले चरण में, और उसको देखकर कुत्ते के मुंह से लार आई, वो भी उसका स्वाभाविक, उन्होंने स्वाभाविक अनुक्रिया की, ठीक है। लेकिन यहाँ तक क्लियर कि उसके क्या किया, उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की, किससे, स्वाभाविक उद्दीपक से, यानी स्वाभाविक उद्दीपक उसको क्या दिया गया, भोजन दिया गया, और भोजन दिया गया तब उसके मुंह से लार आई, यानी कि लार क्या है, उद्दीपक, उद्दीपक क्या है, भोजन, और लार का ना क्या है आपका अनुक्रिया, ठीक है। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, दूसरे चरण में इन्होंने भोजन और भोजन के बीच में, कुत्ते को भोजन के बीच में एक अनुबंधित करने के लिए एक अन्य चीज, यानी घंटी की आवाज, यानी घंटी की आवाज उसमें ऐड कर दी। तो पावलाव पावलाव क्या करते, घंटी बजाते कुत्ते को भोजन देते, 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 भोजन को देख के तो लार आएगी, स्वाभाविक है। तो कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद ऐसा होता है कि कुत्ते का, केवल कुत्ते के मुंह से लार सिर्फ किससे आने लग जाती, घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से लार आने लग जाती है, क्योंकि वो उसके साथ क्या हो गया है, अनुबंधन। पहला जो चरण है इसका, ये अनुबंधन से पूर्व का चरण है। दूसरा जो चरण है वो अनुबंधन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया,
तीसरा चरण जो है वो आपका अनुबंधन के बाद, यानी कि कुत्ता किससे अनुबंधित हो चुका, ठीक है, वो कुत्ता किससे अनुबंधित हो चुका, घंटी से, और घंटी की आवाज से ही वो क्या करने लग गया, अनुक्रिया करने लग गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, इस सिद्धांत में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, विद्यार्थियों के भय के निवारण, यानी किसी प्रकार का अगर विद्यार्थियों के अंदर डर है, भय है, उसको दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है कि बच्चों को किसी चीज से अनुबंधित कर ले तो उसके बाद उनका भय कम हो जाता है। दूसरा, उसका गणित शिक्षण में, यानी गणित विषय की शिक्षण कार्य करने के लिए इस सिद्धांत की उपयोगिता है। आदत, किसी प्रकार की आदत को लगाना या स्वभाव का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और एक होता है आपका भाषा विकास के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से कुत्ते पर पावलोव ने किसका प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, और कुत्ते पर प्रयोग करके अपना ये सिद्धांत दिया, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से इन्होंने उद्दीपन दिया। अब कुछ समय बाद क्या होता है, जब कुत्ता बार-बार घंटी बजाई जाती है, कुछ समय बाद उसको खाना नहीं या भोजन नहीं दिया जाता है, तो धीरे-धीरे कुछ बार कहीं पर क्या होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का विलोपन हो जाता है, यानी कि धीरे-धीरे वो आदत वापस से छूट जाती है। तो इसमें कुछ शब्द हैं वो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या चर्चा की, आज की क्लास में अपन ने देखा पावलोव का अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में अपन ने क्या देखा, अधिगम के सिद्धांत में अपन ने देखा कि पावलोव जो मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया। और अधिगम का सिद्धांत कौन सा दिया, क्लासिकल अनुबंधन का, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, 1904 में प्रयोग किया। कुत्ते पर प्रयोग करते हुए इन्होंने 3 अवधारणा यानी 3 चरण में उन्होंने प्रयोग किया। पहला चरण तो आपका अनुकूलन से पूर्व, यानी पहले कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक दिया, जिससे कुत्ता क्या करने लग गया, स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग गया, ठीक है। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, उस स्वाभाविक अनुक्रिया, और वो तो कर रहा था, उसके साथ में एक अनुबंधित अनुक्रिया यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसे क्या कहते हैं, घंटी की आवाज, घंटी की आवाज उसमें ऐड कर देता है, और कुछ समय के लिए क्या करता है, वो घंटी बजाता है, उसके बाद खाना देता है, घंटी बजाता है, उसके बाद कुत्ते को खाना देता है। तो कुत्ता उससे अनुबंधित हो जाता है कि कुछ समय बाद भाई कुत्ता थोड़ा सा, एक समय ऐसा आता है कि कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज से ही लार टपकाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो क्या हो गया, उससे अनुबंधित हो गया। अब आप सब जब देखते हो, आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोग लेते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको रोज आपकी मम्मी या आपका परिवार का कोई सदस्य सुबह सुबह आपको सोते होते हो, आप उसको, आपको जगाने के लिए क्या करता है, आपको जगाने के लिए आपको बार बार डांटता है, बोलता है, पहली बार बोलता है तो बोलने से आप उठ जाओगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपको बोला और आप उठ गए। तो ये ऐसी प्रक्रिया वो करता रहता है, लेकिन फिर वो थोड़े समय बाद एक नया प्रयोग करना चाहता है, नया प्रयोग सिद्ध करना चाहता है। नया प्रयोग करने के लिए वो क्या करता है, पहले आपके रूम में आएगा, रूम में आके लाइट जलाएगा, उसके बाद आपको जगाएगा। फिर वो क्या करेगा, ये क्रिया वो कैसे समय तक दोहराता है। तो फिर एक समय ऐसा आता है, जैसे ही आपके रूम की लाइट जलेगी, आप उससे अनुबंधित होकर स्वतः ही उठ जाओगे, आपको जगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किससे अनुबंधित हो चुके हो, लाइट से, ठीक है। तो यह जो मनोविज्ञान का, ये जो पावलोव का जो सिद्धांत है, ये भय के निवारण, किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का डर है, किसी बालक में किसी प्रकार का डर है, तो उसको दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए ये उपयोगी होता है। गणित शिक्षण में ये उपयोगी होता है, समाजीकरण में ये उपयोगी होता है, भाषा के विकास के लिए ये उपयोगी होते हैं, आदत है स्वभाव के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। अब बच्चों इसके अंतर्गत 4 प्रकार की, कई 4 शब्द यानी मुख्य कई शब्द इसमें अंदर आते हैं आपके। एक आता है आपका विलोपन, दूसरा आता है आपका सामान्यीकरण, तीसरा आता है पुनः प्रकटीकरण, ठीक है। तो ये 3 शब्द इसके अंदर अन्य शब्दों में ऐड किए जाते हैं। अन्य शब्दों में अब उद्दीपन, अब आपका जो सबसे पहले क्या होता है, विलोपन। विलोपन क्या होता है कि आपको स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया है, लेकिन आप क्या करते हो, जब प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को के साथ अनुकूलित हो जाता है, यानी कि जब आप किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो गए, अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ क्या था, आपकी घंटी थी, घंटी के साथ आप क्या हो गए, अनुकूलित हो गए, और आप उसके बाद यह अनुक्रिया दोहराने लग गए, आपकी घंटी की आवाज से आप सतर्क हो जाते हो, आप अलर्ट हो जाते हो, आप जाग जाते हो, आप अपना कार्य, यानी कि कुत्ता उठ जाता है, उसके मुंह से लार आने लग जाती है, तो उससे वो अनुकूलित हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आप क्या करते हो, घंटी बजाना बंद कर देते हो, आप डायरेक्ट ही भोजन लाना लग जाते हो। तो थोड़े समय बाद, अगर आप कई समय बाद अचानक से फिर से आप घंटी बजाओगे, तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं आएगी, यानी कि वो क्या हो गया आपका, उसका कुत्ता उसके साथ अनुबंधित हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इस सिद्धांत के बारे में कल का अपन लिखेंगे, इस सिद्धांत के बारे में, और अगले सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।